तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आलमी जंगों से भरा पड़ा है, जिसमें पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लोगों ने देखी और सेकेंड वर्ल्ड वार भी लोगों ने देखी, लेकिन इस ज़माने में उन मुल्कों ने तरक्की की जो आज भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने मर्द के साथ साथ औरत को भी इनकरेज किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मर्द के साथ औरत ने घर को भी संभाला और बाहर की दुनिया में अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए भी अपने हस्बैंड या अपने घर वालों का हाथ बटाना शुरू किया। इस चीज़ में मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ और वो ममालिक तरक्की करते रहे। लेकिन इस वक्त भी दुनिया की 30% औरतें वायलेंस का शिकार हैं, उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और कुछ ममालिक में ये रेशो ज़्यादा है। ईरान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर औरत पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद होता है। 60% औरतें जो है वो वायलेंस का शिकार है। कभी उनको पीटा जाता है बच्चों की सही तरबियत ना करने की वजह से, यानी कि अगर छोटे भाई से पानी मांगना है या माँ से पानी मांगना है, उसके बजाय छोटे बच्चे ने अपने बाप से पानी मांग लिया तो उसमें माँ की हुई तरबियत पे शक किया जाता है और माँ को उस बच्चे के सामने भी पीटा जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिखने में इतनी बड़ी नहीं होती, उन बातों पे भी उन औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और उसी मुल्क में यानी कि चाहे ईरान में 13 साल की लड़की शादी कर सकती है, और इवन अगर पेरेंट्स जो हैं वो रजामंद हों और हुकूमत से बल्कि किसी भी कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आएँ तो 13 साल से छोटी उम्र की लड़की की भी शादी हो सकती है। पिछले साल 2021 की ईरान की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 ऐसी लड़कियों की शादी हुई जिनकी उम्र 10 से 14 साल के दरमियान में थी। ईरान में वुमेन राइट की वायलेशन के खिलाफ जो अभी रैलियाँ निकली है, वो रैलियाँ और तब ज़्यादा स्पीड पकड़ना शुरू हुई जब मीसा अमीनी का मौत का वाक़या जो है वो सबके सामने आया, जब रियासत ने एक अपने मजलूम शहरी को इस वजह से कत्ल कर दिया कि उसके शहरी को सही तरह से हिजाब नहीं पहना हुआ था। इतनी छोटी सी बात पर उस एक शहरी की ज़िंदगी चली गई। हिजाब ना पहनना इस्लाम के नज़दीक गुनाह ज़रूर है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप किसी शहरी को इस छोटे से अमल की वजह से कत्ल कर दो। ईरान में औरत को सानवी दर्जे का शहरी तस्वर किया जाता है, यानी कि मर्द को एक ऐसा मुआशरा मुयस्सर है जहाँ पर वो औरत को एक सानवी हैसियत से देखता है और अपने आप को एक सुपीरियर जिन्स यानी कि एक आला जिन्स समझता है, और औरत वहाँ पर एक अदना जिन्स के तौर पर रह जाती है, जिस वजह से उसकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है जहाँ पर वो औरत को अपने पाँव की जूती समझता है। ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। आप इन तस्वीर में देख रहे होंगे कि ईरान में औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और मुल्क की तरक्की में उसका हाथ भी बटा रही थी। ये वाक़या है 1960s का, जब ईरान और सऊदी अरेबिया जो अब एक दूसरे की रकीब ममालिक समझे जाते हैं, जो वो 1960 में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जब ईरान में रज़ा पहलवी जो उनका आखिरी बादशाह था उनकी हुकूमत थी और दूसरे तरफ शाह फैसल की हुकूमत सऊदी अरब में थी। आई थिंक ये 1970s का वाक़या है। बहरहाल रज़ा पहलवी एक दिन शाह फैसल को कहते हैं कि आप ये पुरानी तंग सोच जो है ये ख़त्म क्यों नहीं करते थे, अपने मुल्क में सिनेमास क्यों नहीं खोलते और आपकी औरतों को की हिम्मत अफजाई क्यों नहीं करते कि वो आए और मर्द के साथ काम काज करें और मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा करें, और आप लिबरल पॉलिसीज़ को क्यों नहीं अपनाते और लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आते, क्योंकि वो ज़माना था जब ईरान में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो का ज़माना था, जब आम जो शहरी थे जो अमीर ज़्यादा थे उनसे कम दामों पर ज़मीनें जो है वो गरीबों को कम दामों पर बेची जा रही थी, जिस वजह से अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाकर पूरी जो आवाम थी उसको मिडिल क्लास लेवल पर लाया जा रहा था, ताकि मुल्क सही तरह से तरक्की कर सके और मुल्क का कोई भी बंदा जो है उसके पास ज़्यादा दौलत भी नहीं हो और जो है वो कोई भूखा भी नहीं मरे। लेकिन शाह फैसल ने जवाबन कहा कि आपकी मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी लिबरल पॉलिसीज़ को नहीं समझते, और शाह फैसल ने कहा कि आपको कुछ एहतियात बरतना चाहिए और ये आपके हुकूमत के खात्मे का भी सबब बन सकता है।
और हुआ भी यही कि आगे चलकर आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब और कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर बादशाह का जो है वो तख्ता ही उलट दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बादशाह की हुकूमत में करप्शन ज़्यादा है, और हकीकत भी थी। और उसके अलावा बादशाह की हुकूमत में उनके मुखालफिन को सरे बाजार कत्ल किया जाता था, और ऐसे वाक़यात आम थे। ईरान के रिवॉल्यूशन ने बहुत सारी चीज़ों को बदला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो है वो बहुत ही बदली, और वो थी औरत की ज़िंदगी। जहाँ पर औरत को जो है वो पर्दे का हुक्म दिया गया उनकी हुकूमत की तरफ से, और ये कहा गया कि जो औरत प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनेगी और हिजाब नहीं पहनेगी उसको मुजरिम करार दिया जाएगा, और उनका हिजाब सेट करना, उनके जो है जूते दुरुस्त करना, उनके कपड़े दुरुस्त करना, वो काम दिया गया एक मोरल पुलिस को। मोरालिटी पुलिस उन औरतों को जिनका हिजाब दुरुस्त नहीं होता था या उनको कपड़े दुरुस्त नहीं पहने होते थे, पेंट पहनी होती थी, उनको इस स्टेशन लेकर जाती थी, और वहाँ पर उनका जो है वो तशद्दुद भी किया जाता था, जो कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि उन औरतों के खिलाफ कोई हाथापाई करे या कोई उनको पनिश करे। लेकिन मोरालिटी पुलिस जो है वो ऐसे काम करती थी, और अपने सीनियर के कहने पर ही ये कहती थी। मोरालिटी पुलिस का खुद उनके ऑफिसर, उनके लोगों का कहना है, उनके सिपाहियों का कहना है कि हम भी तो आम ईरानी हैं, लेकिन हम हर रोज़ जब ड्यूटी पर आते हैं हमें लगता है कि जैसे हम शिकार पर निकले हों, और हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी हमारे से पूछताछ करते हैं कि आज तुमने कितनी औरतों का लिबास दुरुस्त किया। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है जहाँ पर हम कभी कभार तो हद से ज़्यादा भी आगे बढ़ जाते हैं, जो काम हमें नहीं करने चाहिए। ये उनकी खुद की कहने की बातें हैं जो आप BBC न्यूज़ की रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। उसके अलावा ईरान में जो एक और चीज़ औरतों के खिलाफ समझी जाती है वो है वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि शादी के वक्त औरत एक वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लेगी मेडिकल का, यानी कि वो कुंवारी है भी या नहीं है। शादी के से पहले उसको वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने हस्बैंड को, ताकि उसकी वर्जिनिटी का एक सबूत हो। लेकिन मर्द के लिए ऐसा कोई वर्जिनिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, जबकि WHO के मुताबिक कोई भी वर्जिनिटी का टेस्ट मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई सहूलत नहीं है जो वर्जिनिटी टेस्ट कर पाए। तो एक वाक़या है मरियम नामी एक लड़की का, जिसके शादी की रात उसको हमबिस्तरी के बाद खून नहीं आया, तो उसके शौहर ने कहा कि तुम बदकार हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद पता चला कि वो औरत जो है वो वाकई वर्जिन थी, और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको खून नहीं आया था। लेकिन औरत ने, उस मरियम ने कहा कि लेकिन मेरा वक्कार वो कहाँ गया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे ख़ानदान में जलील किया और मेरा वक्कार वो कहाँ गया। तो इस वजह से ऐसे वाक़यात और भी हैं जिस वजह से औरतों की जो डिवोर्स रेशियो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। यानी कि आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब से पहले और इनकलाब के बाद जो डिवोर्स का रेशियो है वो हद से ज़्यादा है। उसके अलावा ईरान में पहले किसी भी किताब के 700 कॉपीज़ जो है वो छपी जाती थी और लोग पढ़ते भी थे। लेकिन इनकलाब के बाद किताब की कोई भी कॉपी हो, किताब कोई सा भी हो, लेकिन उसकी 200 कॉपीज़ भी अब ईरान में नहीं बिकती। औरतों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि इस वक्त ईरान की 70% औरतें जो है वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोज़गार के मौके नहीं मिलते। इवन ईरान की जितनी भी आवाम है उसको रोज़गार के मौके नहीं मिलते, क्योंकि पूरी दुनिया भर के लिए ईरान ने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं और दुनिया से भी बिल्कुल कट हो के रखे हैं, हो चुके हैं वो। और उनकी इकोनॉमी का जो बैकबोन समझा जाता था वो ऑयल था, लेकिन जैसे ही इनकलाब आया तो अमेरिका के साथ उनकी पूरी दुनिया के साथ उनका जो ट्रेड था वो ख़त्म हो गया। और जब ट्रेड ख़त्म हुआ है तो ईरान की जो है इकोनॉमी बहुत ही हद से ज़्यादा फाल की है, और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बहुत कम हुई है। उसके अलावा आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब के बाद ईरान की आबादी में भी बहुत फ़र्क आया। जब आप एक औरत को हकूक़ उसके नहीं देंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा ही होती है, और किसी भी औरत के 4 से ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये है कि अब वो औरत 50 ईयर्स की एज भी क्रॉस नहीं कर सकेगी। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी औरत उतना ही उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और आयतुल्लाह खुमैनी के से पहले जो ईरान की, यानी कि 1979 में 1979 में
ईरान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 3 करोड़, लेकिन अब वो 8 करोड़ जाकर पहुंची है। उसके अलावा आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब के बाद ईरान में फैमिली प्लानिंग का एक सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन 2010 के बाद वो फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स थे उन पर भी बैन लगाया गया है। तो जिस जगह पे आवाम को अपने बुनियादी हकूक मुयसर ना हो, जहाँ पर बच्चियों की शादी करवाई जाए और जहाँ हुकूमत इस चीज़ को जो है इनकरेज करे और फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाए, तो वहाँ पर जहाँ पर हिजाब जो है वो लाजमी हो और हिजाब थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो औरतों को उस थोड़ी सी गलती की वजह से जान से मार दिया जाए, तो वहाँ पर ये चीज़ ऑब्वियस है कि लोग इस चीज़ से बदजन होकर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट भी करेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करेंगे और किसी भी चीज़ का जो है वो ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि जो अवाम है वो उनको बुनियादी हकूक़ भी मुयसर नहीं कर रही और जहाँ की अवाम ज़्यादातर भूखी मर रही हो और जिनके लिए दुनिया भर के दरवाजे बंद हो, तो वहाँ की अवाम आप बताएं कि क्या करेगी। हमें बाकी के जो दूसरी दुनिया है उनके ममालिक से सीखने की ज़रूरत है कि कौन सी गलत पॉलिसियाँ उनको गले पड़ रही हैं या किस मुल्क की सही पॉलिसी जो है उसके फ़ायदेमंद उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अब बांग्लादेश भी हम देखें तो बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर औरत को कितना इनकरेज किया जा रहा है कि मुल्क की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालें। गलत तो ये भी है जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो बच्चियाँ हिजाब पहनकर स्कूल में जाती हैं तो उनके खिलाफ उनकी हुकूमत खड़ी हो जाती है। तो हुकूमत का कोई भी हक नहीं है कि वो अपनी आवाम को ये कहे कि तुम्हें किस किस्म के कपड़े पहनने या किस किस्म के कपड़े नहीं पहनने। ये फ़र्द का ज़ाती मामला है, इसमें रियासत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।